हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में भारत स्किल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ITI प्रथम वर्ष के आगे के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, जिसमें बेसिकली हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, जो भारत स्किल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 113 से स्टार्ट होते हैं। तो आइए अब हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा वीडियो को शेयर करना न भूलें। आइए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच रिफर्स द टेम्परेचर। तापमान को कौन संदर्भित करता है या तापमान क्या संदर्भित करता है, ये क्वेश्चन है आपका। पहला ऑप्शन दिया, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट टेल्स द स्टेट ऑफ हीट, it tells specific heat of substance, it is measured by calorimeter। यह ऊर्जा का एक रूप है, उष्मा की अवस्था बताती है या किसी पदार्थ की उष्मा को निर्दिष्ट करता है, यह एक कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों, अगर टेम्परेचर को क्या रिफर करता है, सारी बातें यहां पर स्टेटमेंट की अगर बात किया जाए तो सारे स्टेटमेंट सही हैं। ऊर्जा का रूप सही है, ठीक है, और कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है, इट टेल्स द स्टेट ऑफ हीट। बट बोल रहा है कि विच रिफर्स द टेम्परेचर। तो अगर हम ताप की बात करें, तापमान को क्या संदर्भित करता है, तो ताप किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को प्रदर्शित करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो कोई वस्तु कितनी उष्ण है या कोई वस्तु कितनी ठंडे है, इसको जो है बताती है। तो यहां पर अगर विच रिफर्स द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या रिफर करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कोई वस्तु कितनी गर्म है, कितनी उष्ण है। अब कोई वस्तु में जो ऊर्जा आंतरिक रूप से, जो ऊर्जा क्या कहते हैं, द्रव्य के अणुओं में गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहती है, उस ऊर्जा को हम आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। लेकिन अणुओं के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, सेंटर पॉइंट के सापेक्ष, अगर अणुओं की गति से संबंधित जो भी ऊर्जा होगी, हम उसको ऊष्मीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है, यह वह ऊर्जा है जो तापांतर के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होती है, प्रभावित होती है। तो अगर हम रिफर्स की बात करें तो टेम्परेचर क्या रिफर करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मींस इट टेल्स द स्टेट ऑफ हीट, या उष्मा की अवस्था बताती है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। What is the SI यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, अगर आपसे SI यूनिट ऑफ हीट पूछा जाएगा तो आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया कि हीट क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है, तो ऊर्जा का यदि रूप है तो ऊर्जा का SI मात्रक आपने क्या पढ़ा, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसलिए SI यूनिट ऑफ हीट भी आपको क्या बताना है कि SI यूनिट ऑफ हीट आपकी क्या होती है, जूल होती है। ओके, अब बात करते हैं, यहां पर हमारे तीन ऑप्शन और दिए गए हैं। तीनों ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे पाने में सक्षम हो पाए। SI यूनिट ऑफ हीट अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना है कि SI यूनिट ऑफ हीट यूनिट जूल होती है। ठीक है, अब कैलोरी भी यूनिट हीट की ही है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट भी हीट की ही यूनिट है, और ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी आपकी हीट की ही यूनिट है। तो कैलोरी की डेफिनेशन क्या है, अगर आपसे कैलोरी की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे। तो
किसी जल का तापमान, आपसे कैलोरी का पूछा जाए तो सीधा बताइए 1 ग्राम जल का तापमान, कितने ग्राम? 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से, जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और बेसिकली जब वहां पर लेते हैं तो 14.5 से 15.5 किसी किसी बुक में लिखा है, तो वो मतलब अगर आपको बेसिक डिफिनेशन पता करनी है तो आप क्या लिखेंगे? 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। अब वहां पर किसी बुक में लिखा 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो यह बट बेसिक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। कैलोरी की डिफिनेशन समझ में आई? 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। अब बात आते हैं सेंटीग्रेड यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CHU के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? CHU के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए सेंटीग्रेड हीट यूनिट, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? तो आपको बताना है 1 पाउंड, यहां पर 1 ग्राम है ना, 1 पाउंड 1 पाउंड जल का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस? सेंटीग्रेड हीट यूनिट है तो आपको क्या बोलना है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को CHU या सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहा जाता है। मतलब 1 पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, ठीक है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट BHU, तो यहां पर आप क्या जवाब देंगे कि 1 पाउंड जल का तापमान कितना बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं, BHU, ठीक है, 1 BHU। मतलब 1 LB जल का तापमान यदि आपने 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाया तो उसके लिए जितनी उष्मा लगी उस उष्मा को 1 BTU के नाम से जाना जाएगा। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है या इसके कन्वर्जन में पूछा जा सकता है? तो आपको याद रखना है कि 1 CHU 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट 453.6 कैलोरी के बराबर होता है। 1 CHU कितने के बराबर होता है? नोट कर लीजिए, 453.6 कैलोरी के बराबर होगा। 1 BTU 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट आपको कितने के बराबर याद रखना है? तो 252 कैलोरी के बराबर क्या होता है? 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और 1 CHU अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये 1.8 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, तो आपको बताना है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल। तो यहां से आपको बहुत सारी जानकारियां हो गई। कैलोरी की परिभाषा पता चली, जूल, सेंटीग्रेड, ब्रिटिश थर्मल यूनिट और कन्वर्जन एक बार फिर से पढ़िए, मन में बोलिएगा। 1 CHU इक्वल टू 453.6 कैलोरी, 1 BTU इक्वल टू 252 कैलोरी, 1 CHU इक्वल टू 1.8 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल, ठीक है। देखिए इफेक्ट ऑफ हीट में अगर आपसे पूछा जाए, यहीं पर हम डिफाइन कर दे रहे हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, संरचना परिवर्तन, भौतिक गुणों में परिवर्तन का काम करती है। तो किन किन चीजों में परिवर्तन कर सकती है? हीट। तो हीट का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? पहला क्या? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद साइज परिवर्तन हो जाएगा, आकार में परिवर्तन, ठीक है। अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, ठीक है। और स्ट्रक्चर यानी संरचना में परिवर्तन आपका उष्मा के द्वारा संभव है। उसके बाद बात किया जाएगा चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक गुणों में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर हीट,
ठीक है, हीट को मेजरमेंट करने के लिए, उष्मा को मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या देंगे? कैलोरीमीटर, थर्मोमीटर, पायरोमीटर, बैरोमीटर, क्या बताएंगे? तो आपको क्या याद रखना है कि उष्मा का मापन किसके माध्यम से किया जाएगा? तो तुरंत आप क्या आंसर देंगे कि उष्मा का मापन कैलोरीमीटर का उपयोग करके किया जाता है, जबकि तापमान का मापन थर्मोमीटर, पायरोमीटर और बैरोमीटर के माध्यम से किया जाता है। तो उष्मा को मापने के लिए, ठीक है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उष्मा का मात्रक आपको पता क्या होता है? कैलोरी, अभी मैंने आपको बताया। तो उष्मा का मापन करने के लिए किस मीटर का उपयोग करेंगे? कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहां से आप याद कर सकते हैं कि उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, तो उष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। ठीक है, तो 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ठीक है, स्पेसिफिक हीट, कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। आपको मैंने अभी बताया कि यदि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसके लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा होगी उसको कैलोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, फिर से, अगर 1 पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना है तो उसके लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा ब्रिटिश थर्मल यूनिट। सेंटीग्रेड हीट यूनिट, तो 1 LB, 1 पाउंड जल का तापमान 1 सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट के नाम से जानते हैं। विशिष्ट यूनिट की चर्चा नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। पानी की विशिष्ट उष्मा का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? 4, 3, 2 एंड 1। आपको आंसर क्या देना है कि जल की विशिष्ट उष्मा का मान 1 होता है। अब देखिए, चलिए अब आपको बताना है कि भाई ये विशिष्ट उष्मा कौन सी बला है, विशिष्ट उष्मा है क्या? तो आप विशिष्ट उष्मा की परिभाषा क्या लिखेंगे कि द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, माने आवश्यक उष्मा की मात्रक 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का, सॉरी जल बोल दिया मैंने, जल मत करिए वहां पर, किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा यानी स्पेसिफिक हीट के नाम से जाना जाता है। फिर से सुन लीजिए, किसी पदार्थ की तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। पानी की विशिष्ट उष्मा का मान 1। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एल्युमिनियम की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है तो आपको बताना है 0.22। आपसे पूछ लिया जाए कॉपर की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है तो आपको बताना है 0.1। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोहे की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है तो आपको क्या बताना है? 0.12। तो दोस्तों ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 117। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which type heat is the heat absorbed or given off by a substance without changing its physical state? किस प्रकार की उष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। देखिए इस क्वेश्चन का चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन आंसर पहले जान लीजिए, उसको हम सेंसिबल हीट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं?
सेंसिबल हीट के नाम से जानते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं यहां पर इस क्वेश्चन की ऑपरेशन करते हैं। तो आपको पता है कि टाइप्स ऑफ हीट की बात करें तो दो प्रकार की उष्माएं होती हैं। एक को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट, एक को किस नाम से जानते हैं, सेंसिबल हीट, और दूसरे को हम किस नाम से जानते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है। अब सेंसिबल हीट की अगर बात पूछा जाए तो यदि कोई वस्तु फिजिकल स्टेट का मतलब भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक अवस्थाएं, कोई वस्तु ठोस में है, द्रव में है या गैस में है, ठीक है, तो सेंसिबल हीट क्या है कि कोई वस्तु क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का सेंसिबल हीट क्या होती है कि सेंसिबल हीट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, आर गिवन अप बाय सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल स्टेट। तो किसी पदार्थ की जो उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना, मतलब अगर पानी में क्या कहते हैं, कोई भी उसकी भौतिक अवस्था क्या हो ना बदले, ठीक है, तो उसके द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है उस ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। उसके बाद फिर बात बोलते हैं सेंसिबल हीट, ठीक है। उसके बाद आती है, देखिए यहां पर ये गलत हो रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका किसी प्रकार, एक मिनट रुक जाइए, किसी प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना, उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है। तो जब भौतिक अवस्था नहीं बदलती है तो उस ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है, वो गुप्त ऊष्मा होगी। और जब वस्तु की उस ऊर्जा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, तो हम उसको क्या बताएंगे, यहां पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए, गलत हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, विच टाइप heat is the heat absorbed or given off by a substance without changing its physical state। किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए हीट की अगर हम बात करें तो हीट कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है सेंसिबल हीट, और दूसरी हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट। ठीक है, तो सेंसिबल हीट की अगर हम बात करें तो देखिए टाइप्स ऑफ हीट की बात यहां पर करते हैं। तो हीट दो प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ हीट दो प्रकार की। फर्स्ट वन आपका क्या है, सेंसिबल हीट, दूसरी आपकी क्या है, लेटेंट हीट। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसिबल हीट की। तो ये क्या है, ये अवशोषित, ठीक है, ये क्या है, वो ऊर्जा है, ठीक है, वह अवशोषित ऊर्जा जो बिना भौतिक अवस्था परिवर्तन किए जो वस्तु द्वारा ऊर्जा अवशोषित की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट इज द हीट absorbed or given up by the substance without changing its physical state। तो ये कहने का मतलब अगर कोई वस्तु ठोस में है तो ठोस में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु द्रव में है तो वो द्रव में रहेगी। उसके द्वारा जब जो कोई वस्तु जो भी ऊष्मा अवशोषित की जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इट इज सेंसिबल और कैन बी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, बाय द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन द थर्मोमीटर्स। ठीक है, इस ऊर्जा को आप क्या कर सकते हो, आप या कितनी, मतलब आप पता लगा सकते हो, इसको सेंस कर सकते हो कि वस्तु का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है ना, या इसको जो वेरिएशन हो रहा है उसको आप थर्मामीटर्स के द्वारा क्या कर सकते हो, सेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो गया, सेंसिबल हीट। बट अगर आप लेटेंट हीट की बात करेंगे तो द हीट गेन्ड आर गिवन बाय द सब्सटेंस, पदार्थ को दी गई वह ऊष्मा जो क्या करती, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए की दी जाती है।
ठीक है, जैसे मान लो क्या करते हैं आपको, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो किसी वस्तु को सॉलिड से लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए आपने जो वहां पर ऊष्मा दी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। लिक्विड से किसी वस्तु को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो यहां पर कोई भी जो भी गुप्त ऊष्मा होती उस दौरान वस्तु की ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जल है, ठीक है, तो ये अब जल उबल रहा है, इस जल को भाप में परिवर्तित करने के लिए आप और ऊष्मा देंगे, तो जब ये 100 डिग्री सेल्सियस को और ऊष्मा देंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में परिवर्तित होगी, इस दौरान ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको हम लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड, तो इसका लेटेंट हीट का मात्रा क्या होता है, कैलोरी प्रति ग्राम। तो आप जानते हो कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो बर्फ के लेटेंट हीट ऑफ आइस आपको क्या याद रखना है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, आपको भाप की गुप्त ऊष्मा क्या याद रखनी है, यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखनी है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है, और भाप की गुप्त ऊष्मा 540। अगर आपसे पूछा जाए, परिभाषा पूछ लिया जाए, तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को पानी में बदलने के लिए, ठीक है, तो वहां पर जो औसत ऊष्मा होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, बर्फ की गुप्त ऊष्मा। इस तरीके से भाप की हो जाएगी, तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम और भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम आपको याद रखना है। दोस्तों आगे आइए, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो आपको क्या याद रखना है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस पर, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद और आपको क्या बताना है कि रूमर पे कितना होता है, तो 80 रूमर क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। और आप क्या बताएंगे, ठीक है, और किस में पूछा जा सकता है, तो आपका केल्विन से, केल्विन में भी पूछा जा सकता है, तो केल्विन में आप क्या बताएंगे, तो केल्विन में कितना होता है, 200, केल्विन में आपका कितना होता है, 373 होता है कि 273 होता है, बताइए। ठीक है, तो केल्विन में आपका कितना होता है, 373। ठीक है, केल्विन आपका क्या होगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो आपको 212। देखिए यहां से इसी तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं, तो ये मान लीजिए आपका डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट को लिखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये देखिए फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और यहां पर आपका क्या हो गया, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसको हम डिलीट करते हैं, एक बार रफ करते हैं। ठीक है, यहां से देखिए, तो इस तरीके से कन्वर्जन का फार्मूला भी आपका बन जाता है, आप यहां से बना लीजिए। ठीक है, देखिए 1 मिनट, हाँ, ये आपका सेल्सियस हो गया, ये आपका र्यूमर हो गया, ये आपका फ़ारेनहाइट हो गया, ये आपका केल्विन हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट 0, र्यूमर पे 80, और आपका क्या होता है 80 र्यूमर, और यहाँ पर आपका क्या होता है 0। ठीक है, यहाँ से फ़ारेनहाइट में क्या होता है आपका, तो यहाँ से फ़ारेनहाइट में आपका 212 होता है, और यहाँ पर आपका कितना हो जाता है 32। ठीक है ना, और यहां से केल्विन में आपका 373 दशमलव कुछ होता है, लेकिन हम 373.16 373 लिखते हैं, 273। अब देखिए यहां से कैसे बनाते हैं, तो यहां के बीच अंतर 100, यहां पर कितने का डिफरेंस है 80 का, यहां पर कितने का डिफरेंस है 180 का, और यहां पर कितने का डिफरेंस है 100 का। तो देखिए इसको क्या लिखते हैं, C-0/100। ठीक है, नीचे वाला टॉप लिखते हैं, बराबर, ठीक है, R-0/80 इक्वल्स टू, ठीक है, F-32 अपान कितना हो जाएगा 180, और इक्वल्स टू आपका K-273 अपान 100। तो इस तरीके से आपके कन्वर्जन के फार्मूले बन जाते हैं, जिससे आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्किन। अभी आपको बताया कि 273 डिग्री केल्विन का होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कितना 273 डिग्री केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या बताया 373 डिग्री केल्विन। चलिए नेक्स्ट पे चलिए,
कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्जन अभी आपको बताया, C अपान कितना लिखेंगे, C अपान 100, ठीक है, -0 करके, F माइनस 32 अपान कितना 180 इक्वल टू R अपान 80 इक्वल टू K माइनस 273 अपान 100। यहां से आपको किसमें 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ये वाला ले लीजिए जरा सा। चलिए, तो आप डिग्री सेल्सियस की जगह 45 रख दीजिए अपान 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपान 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 5 9 जा 45, तो यहां से F माइनस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 81, और F इक्वल टू क्या हो जाएगा 213 और 8 3 1 11, तो कितना आ जाएगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं, तो इसका आंसर आपको क्या देना है -40 डिग्री सेल्सियस। देखिए कैसे आप निकाल सकते हैं, C अपान 100 इक्वल टू क्या होता है F माइनस 32 अपान 180 होता है। सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, और 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो कभी कभी आपको C/5 इक्वल टू F माइनस 32 अपान 9। अब बोला समान रीडिंग, तो C और F की वैल्यू बराबर रख दीजिए, तो यहां से आ जाएगा x अपान 5 इक्वल टू x माइनस 32 अपान 9 कर दीजिए, 9x इक्वल टू 5x माइनस 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 1 16, ठीक है, 9x माइनस 5x इक्वल टू 4x इक्वल टू माइनस 160, तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा -40, तो कितने पर -40 डिग्री सेल्सियस पर या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। कन्वर्ट -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इनटू किसको केल्विन स्केल में, तो K इक्वल टू क्या होता है बताइए आपको, आपने क्या पढ़ा, C अपान 100 इक्वल टू क्या होता है K माइनस 273 अपान 100, 100 से 100 कैंसिल, तो C इक्वल टू क्या हो जाता है K माइनस 273, केल्विन पे बदलना है तो K को इधर कर लो, तो K इक्वल टू क्या होता है, इसको इधर भेजोगे तो C प्लस 273, केल्विन का कितने डिग्री सेल्सियस दिया गया है -2, तो माइनस वैल्यू रख दो, तो -273 और प्लस 273, तो कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री केल्विन। कितना आंसर आ जाएगा 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। देखिए समझ में आया कि आपको नहीं समझ में आया, आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लो जरा सा, तो C अपान F इक्वल टू क्या होता है F माइनस 32 अपान 9, जरा वैल्यू रखो, C अपान 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट का मान 20 माइनस 32 बटे 9, ठीक है, सॉल्व कर लो, तो 9C इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको C को इधर ही रहने दो, 5 को उधर भेज दो, तो 25 जा 100 और माइनस 32, 5 32 जा 160, ठीक है, बाई 9, तो आपका आ जाएगा -60/9, सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 9 6 जा 54, ठीक है, -6 पॉइंट फिर 6, तो 6.67 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो 124 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे -60/9 को, तो -6.66 आएगा, जिसको हम 67 लिख सकते हैं। देन बात करें, वो अधिकतम तापमान जो मरकरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है कि मरकरी थर्मामीटर द्वारा 300 डिग्री सेल्सियस तापमान तक का मापा जा सकता है, कितना 300 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस तक। व्हाट इज द नेम ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट, तो यहां से देखिए इसको जो है ये किसका फिगर दिख रहा है आपको, ये बायमेटेलिक टेम्परेचर का फिगर है, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर्स ऑफ रेड हॉट मेटल्स अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए आप किसका उपयोग करते हो, रेडिएशन पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, रेडिएशन पायरोमीटर का उपयोग किया जाएगा। विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू फिजिकल कॉन्टेक्ट, किस प्रकार की उष्मा का संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से, भौतिक संपर्क मतलब अणुओं के माध्यम से, तो वहां पर कौन सी हो जाएगी आपकी कंडक्शन, ठीक है, कौन सी कंडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं,
किस प्रकार की ऊष्मा का संचरण ऊपर की ओर प्रवाह के द्वारा, जैसे जल को जब गर्म करते हो तो ये नीचे वाले अणु गर्म होकर ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं, तो इस प्रकार की हम प्रवाह को क्या बोलते हैं, इसको हम कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं, संवहन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ऊष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है, विच वन इज द रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, आयन आयरन लोहे की राड को एक सिरे से गर्म किया जाता है दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचार, तो ये कौन सी है, ये आपकी कंडक्शन मेथड है। कौन सी, कंडक्शन मेथड है। ठीक है, पानी गर्म करने पर ठंडा पानी ऊपर से नीचे, कौन सा मेथड है, ये कन्वेक्शन मेथड है। ठीक है, गैसों को गर्म करने पर ऊष्मा का संचार वातावरण में होता है। ठीक है, ये भी आपका नहीं है। सूर्य से जो ऊष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये रेडिएशन मेथड का एग्जाम्पल है। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आज आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए आप घर पर रहिए और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।